हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित। और हम आज देखेंगे कि जो नीट 2023 के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो कहाँ-कहाँ से, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो कि अच्छे थे, जो कि बहुत बच्चे उसमें परेशान हुए, वो कहाँ से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी हुए वो 4 क्वेश्चन हैं। जो एनसीईआरटी थ्योरी से, जो कि इन टेस्ट से जो कि क्वेश्चन है वो अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चन है। और जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो कि हर टीचर के, अच्छे टीचर के नोट्स में और आपको किसी भी कोचिंग के पैकेज में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसे 38 क्वेश्चन है। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्वेश्चन है, जो कि 4 क्वेश्चन है, और जो एनसीईआरटी थ्योरी से इन टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन है, उनको देखेंगे कि वो एनसीईआरटी में कैसे कैसे आए हैं। इसको आप यूज कर सकते हो जब आप, अगर नीट 2024 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप एक रेफरेंस के लिए कि अगर आप एनसीईआरटी, आपको अगर मैं बताऊं पर्सनली, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स में भी, तो आपको एनसीईआरटी और मोस्ट, क्योंकि अब ट्रेंड बिल्कुल एक पैटर्न लास्ट ईयर भी यही था, इस ईयर भी यही है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिखाऊंगा अभी 4 क्वेश्चन जो हैं एग्जिट बिना किसी चेंज के आए हुए हैं, और एनसीईआरटी थ्योरी से 8 क्वेश्चन जो कि आपको मोस्टली टीचर के नोट्स में नहीं दिखते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से, बस आप अपना 10 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड आए हुए हैं। बाकी ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सारे इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये फॉर्मुला बेस्ड है, आपको हर टीचर के नोट्स में मिल जाएंगे। जो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले और एनसीईआरटी थ्योरी वाले, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है कि किसी भी सरफेस से फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो है जीरो है। तो नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस जो जीरो होगा, और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर। ये क्वेश्चन बिना किसी चेंज के, कुछ भी चेंज नहीं है, ना ही लैंग्वेज में क्वेश्चन के, ना ही ऑप्शन के अंदर, बस ऑप्शन का नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिना किसी चेंज के एग्जाम, जो एग्जामिनर था उसने एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी कर दिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो आप अगर इसको छोड़ के आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट एक बार देखे होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो एमसीक्यू दे रखा है और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, वो पक्के ऐसे आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों में से सेम ही होगा कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग इट। दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि इन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी, मतलब एक एसी सोर्स को हम कैपेसिटर सी से कनेक्ट किए और फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जो एसी सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हैं, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के अंदर, शॉर्ट आंसर में। इसलिए बोले ना कि एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे दे रखा है। और क्वेश्चन की लाइनिंग बिल्कुल सेम है कि एक एसी सोर्स है, उसका फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करने फ्रीक्वेंसी से डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं, एक मिनट, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं 1 ओमेगा सी, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ओमेगा को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया दोनों। ये दे रखा है कि कांस्टेंट होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये डिक्रीज दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो फिर जो करंट होगा पूरे सर्किट के अंदर वो डिक्रीज करेगा, जो कि ऑप्शन मेरा दे रखा है यहाँ पे सेकंड, डिक्रीज। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है शॉर्ट आंसर के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि जो कि बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्शन बेस्ड है कि डायरेक्शन फुटबॉल प्लेयर कैसे यूज कर रहा होगा, मतलब उसने फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखो, तो जो फोर्स इक्वल टू होता है मेरा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर हम इसका यूज करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपली बन जाएगा। तो दोनों वेक्टर ही होता है, तो जो एंगुलर, जो मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन होगा, वहीं जो है मेरे फोर्स का डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ही सेम होगा। ठीक है, देखो, इनिशियली ये मूव कर रहा था साउथवर्ड डायरेक्शन में, फिर ये मूव कर गया ईस्टवर्ड में, यानी कि साउथ फिर ईस्ट। सो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना होगा,
माइनस जे कैप, फाइनल मोमेंटम कितना होगा आई कैप, चेंज इन मोमेंटम कितना का होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि आई कैप ये हुआ और जे कैप ये हुआ, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ, जो कि ऑप्शन है मेरा सेकंड है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है, बस इन्होंने एग्जामिनर ने चेंज किया है, फुटबॉल प्लेयर को चेंज कर दिया, जो क्वेश्चन में था हॉकी प्लेयर को चेंज कर दिया फुटबॉल प्लेयर के अंदर, और डायरेक्शन चेंज कर दिया, ईस्टवार्ड को कर दिया वेस्टवार्ड। तो ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ है, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्न है। अगर आप एग्जाम में देखें तो आप कर सकते हो, लेकिन सरप्राइज हो जाओगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। एटलीस्ट एक बार आपने अगर किया हुआ एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये एग्जाम्पलर के अंदर, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर डायरेक्शन का यूज करे, अगर आई कैप जे कैप का, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सिंपल जो है चेंज इन मोमेंटम का यूज कर लेंगे यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। क्वेश्चन ये है कि 10 कैपेसिटर है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर का, उसको हम लोग पहले सीरीज में जोड़े हैं एक बैटरी से जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर उसको हम कनेक्ट किए पैरेलल के अंदर जितने भी 10 रजिस्टर हैं उसको सेम बैटरी से, और अब जो है करंट इंक्रीज करके n टाइम्स, तो फिर n का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी दे रखा है, बस इन्होंने चेंज कर दिया 10 को n से, n जो था उसको 10 से चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो 10 था उसको n से चेंज कर दिया, और जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए इन्होंने नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया। सो कैसे करेंगे, तो दे रखा है कि R सीरीज जो है 10R होगा, R पैरेलल जो है R अपॉन 10 होगा, करंट इस सीरीज के अंदर होगा R अपॉन सॉरी E अपॉन 10R, करंट पैरेलल के अंदर होगा E अपॉन ये होगा, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैरेलल में करंट है वो 10 टाइम्स नहीं n टाइम्स है सीरीज के, बस दोनों को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा E अपॉन इक्वल टू n टाइम्स E अपॉन 10R, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और n इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 10, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जब हम 10 प्लस आर लिखे हैं तो प्लस आर लिखना पड़ जाएगा, तो इसका भी आंसर आप ट्राई कर लेना, आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए हुए थे और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के इंटेस्ट से जो क्वेश्चन आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो तो ये क्वेश्चन अच्छा था कि बस ये था कि टेम्परेचर चेंज करने से जो रेजिस्टेंस है चेंज करता है, बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो पूछा था टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा अगर इतने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है और इतने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, तो फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर भी दे रखा है, बस इन्होंने क्वेश्चन में जो था सिल्वर वायर को चेंज कर दिया प्लेटिनम वायर से, और डाटा चेंज कर दिया। यहाँ पे डाटा जो है थोड़ा सा मतलब अच्छा दे रखा है, मतलब टाइम टेकिंग, इन्होंने सिंपल कर दिया इसको। ठीक है, बल्कि बिल्कुल क्वेश्चन से में टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना था और यहाँ भी टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना था, तो कैसे होगा ये सिंपल, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पी फाइनल दे रखा है 6.8 ओम, इनिशियल दे रखा है 2, 1 प्लस अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 0 से 80 गया, यानी कि 80 का चेंज हुआ। सो 1 प्लस अल्फा 80 इजकल टू 3.4, और अल्फा इजकल टू 2.4 अपॉन 80 यानी कि 0.03, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ये है। इसको आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा इसको इन्होंने चेंज, थोड़ा इसको और इजी करके नीट में पूछ दिया। तो बिल्कुल एनसीईआरटी साइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 106 पे है, आप चेक कर लेना। और ये सेम क्वेश्चन नीट में आया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। ये क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर से दे रखा है, सेमीकंडक्टर में जैसे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है यहाँ पे दे रखे हैं कि फोटो डिटेक्टर क्या होते हैं, या फोटो डायोड क्या होते हैं, एलईडी क्या होते हैं,
और सोलर सेल क्या होते हैं। इन तीनों का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब तीनों का फंक्शन क्या है। तो जो फोटो डायोड होते हैं, इनका काम है ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना, यानी कि फोटो डिटेक्टर होते हैं कि अगर लाइट आ रहा है तो उसके इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना कि उसका इंटेंसिटी क्या है, तो ये हो गया फोटो डिटेक्टर। बाकी एलईडी जो है ये लाइट इमिटिंग डायोड है, लाइट को इमिट करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट के अंदर। और तीसरा जो है हमारा ये सोलर सेल है। सबसे अब जानते हैं सोलर क्या होता है। सोलर होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह कन्वर्ट करना, यानी कि ऑप्टिकल रेडिएशन को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है कि फोटो वोल्टेजिक डिवाइस, फोटो वोल्टेजिक डिवाइस यानी कि सोलर सेल। यही पता होना चाहिए कि आपको फोटो वोल्टेजिक डिवाइस क्या होता है, सोलर सेल को ही बोलते हैं फोटो डिवाइस। और एग्जैक्ट लाइन जो है सेम है, फोटो वोल्टेज डिवाइस विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ भी वही है, फोटो वोल्टेज डिवाइस कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सेम है। बाकी आपको पता है कि जेनर डायोड जो है ये बहुत ही फेमस लाइन है कि हर जगह बार बार ये मोस्ट कॉमन सेट में भर भर के दे रखा है कि जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स्ड बायस्ड मोड में यूज करते हैं, तभी ये कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर सकता है अपने सर्किट ब्रांच के अंदर। जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स्ड बायस्ड मोड में यूज करते हैं, हमेशा रिवर्स बायस मोड यूज करते हैं। तो सेम क्वेश्चन था सेम कंडक्टर के अंदर। और ये जो आपको ऐसे लाइन ना टीचर के नोट्स में नहीं मिल सकती, तो एटलीस्ट एक बार ऊपर ऊपर से जो चीजें पॉइंट में दे रखे हैं, इंटरेस्ट एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी से देख के जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं। पहले यूज करते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड, दो दो पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और एक कैपेसिटर यूज करते हैं। तो इसमें से तीनों में से किसका रोल जो है वो ये है कि एसी रिपल को रिमूव करना रेक्टिफायर आउटपुट से। तो ये होता है, जैसे एक रेक्टिफायर है, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है और ये भी दोनों। तो जो रेक्टिफायर है मेरा, ये इनपुट को, जो ये इनपुट है, एसी इनपुट है, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये अभी भी एसी ही है। हाफ वेव रेक्टिफायर इसको हाफ करता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो ऐसे कर दिया, लेकिन अभी भी ये एसी ही है। तो फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कैपेसिटर। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन भी दे रखा है, यहाँ पे लाइनों के बीच में कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को यूज करते हैं हम लोग फिल्टर की तरह, क्योंकि ये जो है एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर। और यहाँ भी दे रखा है कि आउटपुट विथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को हम लोग फिल्टर की तरह यूज करते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है, लाइनों में दे रखा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नहीं था, ये सेमीकंडक्टर का था और ये इंटेस्ट में दे रखा है अच्छे से। ये है मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है। अगर कोई बॉडी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ सकता है या एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो एनसीईआरटी में दो बात दे रखा है, एक बार यहाँ पे दे रखा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। सो अगर हम किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे उसके, तो जो एक्सेलरेशन होगा हमेशा सेंटर की तरफ होगा, यानी कि एक्सिस की तरफ होगा। और यहाँ भी दे रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल यानी कि अलोंग द एक्सिस, यानी कि थर्ड ऑप्शन। जो ये क्वेश्चन है एरर का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, मैंने इसको पढ़ा नहीं था कि सिस्टमेटिक एरर कैसे मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, और एग्जाम में आया क्वेश्चन गलत हो गया है। ये क्वेश्चन था कि हम लोग किसी मेजर कर रहे हैं एरर को ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। तो फिर ये कौन सा होगा। तो ये है रैंडम एरर। एनसीईआरटी में यहाँ पे बड़े अच्छे से इन्होंने दे रखा है, मैं जूम करता हूँ, ये दे रखा है यहाँ पे, दिस कैन बी राइजेस ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, लाइक देखो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। ये चीजें ऐसे हैं जो कि अगर आप टीचर के नोट्स पढ़ के चले जाओगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई पढ़ाता नहीं। रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर कोई नहीं पढ़ाता। तो इसको ऐसे चीजों को एटलीस्ट एक बार आप एनसीईआरटी से देख के जाएं। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया ये, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन ही थी कि रैंडम एरर जो होता है ऑन प्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होता है इन द टेम्परेचर वोल्टेज सप्लाई के अंदर, और मैकेनिकल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, मतलब कोई भी मैकेनिकल वेरिएशन हुआ आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो ये होते हैं रैंडम एरर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है बहुत अच्छा लाइन है, बहुत ही टिपिकल लाइन है ये, मतलब आपको
अगर आप अच्छे क्वेश्चन का टेस्ट दोगे तो उसमें बार बार ही रिपीट होगा क्वेश्चन। हमारे अंदर तो ये असर्शन रीजन के अंदर पूछते थे इसको, ठीक है। असर्शन ये दे देंगे कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। रीजन ये होगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये होता है कि जो हम गॉस लॉ को यूज करते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन अच्छा दे रखा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि एक आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो मैग्नेट को जब भी हम तोड़ेंगे तो वो दो पोल में, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, चाहे कितना भी छोटा मैग्नेट क्यों ना हो, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होगा, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। लेकिन इसमें मोनोपोल नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं कि ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। तो ये इस सर्सन रीजन में पूछते हैं और यहाँ पे पूछ दिए इस टाइप्स में, बस स्टेटमेंट में पूछ दिए। इसका आंसर जीरो होगा क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जो ये क्वेश्चन है वी ऑप्टिक्स का है। ये क्वेश्चन था पहला, इन्होंने ये इसको उठाया एनसीईआरटी एग्जांपल्स में। एग्जांपल में दो, ये जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगर 12th के स्टूडेंट हैं बोर्ड वाले, तो ये बोर्ड में हर बार पूछते हैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ये बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं और यहाँ पे इन्होंने दो स्टेटमेंट में इसको फ्रेम कर दिया। एग्जाम्पल भी उठाए और साथ में उसका सोल्यूशन भी उठाया, दोनों को साथ में लेके पूछे हुए हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कि इफ अ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, अगर हम स्क्रीन को मूव करें अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, क्वेश्चन सेम है, तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जो एंगुलर सेपरेशन होता है थीटा, ये होता है लेम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये जो है कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे फ्रिंज विड्थ होता है मेरा लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये फ्रिंज विड्थ पे डिपेंड, मतलब फ्रिंज विड्थ जो है कैपिटल डी पे डिपेंड करता है। ये जो है कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, दोनों स्लिट्स हैं वाईडीसी के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। जो स्लिट और उसके स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे दे रखा है इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, तो इससे चेंज नहीं होगा क्योंकि आप डी चेंज कर रहे हो, डी से कोई मतलब नहीं है इसको। दूसरा दे रखा है यहाँ पे कि अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस कर दिए दूसरे से ऑफ लार्जर वेवलेंथ, बस यही चाहिए था। लार्जर वेवलेंथ हो गया, ये इंक्रीज किया तो फिर ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑप्शन में ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे डिक्रीज दे रखा है, तो ये गलत होगा और ये सही होगा। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के अंदर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दे रखा है और जो सॉल्यूशन दे है उसको इन्होंने रिपीट कर दिया है, बिल्कुल सॉल्यूशन को भी पूछ दिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और जो सॉल्यूशन था उसको दोनों को ज्वाइन करके एक अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो वही बोल रहे हैं कि एक बार एटलीस्ट आप जब भी आपका टीचर से चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तो एक बार एग्जाम्पल देख के जाइए। जो ये क्वेश्चन था सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मेरे सारे दोस्तों का क्वेश्चन गलत है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने इतना मतलब इजी इजी क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया, तो लगा कि एकदम सिंपल इजी ही है, लेकिन इन्होंने गलत हो गया। ये था, पूछा था कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सरेटेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इस मतलब वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शन होगा, वी के कैसे प्रोपोर्शन होगा। इसको ऐसे करना था, एनर्जी इजकल टू एच सी बाई लिम्डा, ठीक है, इजकल टू ई वी नॉट, ये ऐसे होगा। फिर लेमडा इजकल टू एच सी अपॉन ई वी। क्वेश्चन में कोई दम था नहीं था, लेकिन सबने यहाँ पे रूट वी मार के आ गया, लेकिन ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होगा इसका। और हाँ, एनसीईआरटी में दे रखा था ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है। अगर जब एग्जामिनर ने इसको देख रहा होगा, ऐसे पेज प्लट रहा होगा, तो इसको सामने से देखा होगा कि ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और उसने कैलकुलेशन को हटाने के लिए इसको सिंपल थ्योरेटिकल पूछ दिया कि वी से कैसे रिलेशन होगा उसका। चलिए, सो थैंक्स अ लॉट। मेरा ये पहला वीडियो था यूट्यूब पे, मैंने मतलब बहुत सोच रखा था कि एग्जाम के बाद बनाएंगे। सो आपको देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ये केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए कि एनसीईआरटी से कैसे, क्योंकि वो तो 100% एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूला वाले आपके वो टीचर के नोट से मिल जाएंगे या पैकेज से मिल जाएंगे, लेकिन ये चीजें ऐसे हैं जो कि आपको एक बार देखी होनी चाहिए एनसीईआरटी से, तो आप गलत मतलब आप टाइम नहीं लोगे।
आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है, सब लोग एरर में बस पढ़ाते हैं कि हाँ परसेंटेज इतना चेंज हो रहा था, ये कैसे चेंज होगा, या ऐड करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, ये सारे। लेकिन ये जो है टाइप्स ऑफ एरर से पूछ दिया, तो आपको हर एक चीज करके जाना पड़ेगा ये से, एनसीईआरटी बेसिस पे भी। चलिए, थैंक्स अ लॉट।